गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप हम लोग जान रहे हैं कि हम क्लास 12 की जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें से सॉलिड स्टेट लेसन है हमारा, लगातार पढ़ते, जिसमें हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि काय केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा। उसके पहले वीडियो में मैंने फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता के पढ़ा, फिर सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो देखते हैं ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से करीब 2.5 से या 3 नंबर के सवाल इस टॉपिक से बनते हैं और हर साल मोस्टली इस टॉपिक से सवाल आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व। तो अब तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व के बारे में पढ़ा जाएगा कि ये घनत्व कितना होता है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल चुके हैं कि घनत्व के बारे में पढ़ा कि कितने परमाणु होंगे या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। या हम देखें कि ये मान लीजिए हमारा कोई घनाभ है जिसमें से सारे कोर है, तो कोर की लंबाई कितनी है ये है। तो लिखा है मानक कोष्टक के कोर की लंबाई कितनी है ये है, तथा प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी लिखी है Z है। अब हम लोग पढ़े कि प्रति एकक कोष्टिका हम लोग पढ़े कि सरल घनीय जालक, फलक केंद्रित घनीय जालक और काय केंद्रित घनीय जालक। तो हम लोग पढ़े कि जैसे अगर सरल घनीय जालक में होता है तो जैसे ये सारे हम जानते हैं कि सरल घनीय जालक में जो हमारे परमाणु होते हैं वो घन के केवल कोनों पर स्थित होते हैं, और जो कोण पर परमाणु स्थित होते हैं उसकी जो सहभागिता होती है अदर दूसरे लोगों से, ये इनकी सहभागिता 8 लोगों से और होती है। तो जो ऐसे घनीय जालक होते हैं उसमें हम लोग निकाले थे कि जो परमाणुओं की संख्या होती थी वो एक परमाणु 8 लोगों से जुड़ा होता है, और टोटल कितने इसमें घन के कोर हैं और सारे कोर पर एक एक परमाणु स्थित है। तो जितने परमाणु स्थित सभी 8 लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार 8 कोण है और इसमें प्रत्येक की सहभागिता कितनी है, एक परमाणु की 8 लोगों से है। तो इस प्रकार हम जानते थे, निकालते थे कि यदि जो अगर कोई सरल घनीय जालक होगा तो उसमें परमाणु की संख्या 1 होगी, अर्थात वहां पर Z बराबर हमारा कितना होगा 1 होगा। उसके बाद अगर बात की जाए काय केंद्रित की बात की जाए तो काय केंद्रित में हम जानते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है वो घन के कोर के अतिरिक्त हमारे नाभिक या केंद्र में स्थित होता है। तो जो हमारा परमाणु केंद्र में स्थित होता है वो पूर्ण होता है, अर्थात वो किसी और दूसरे परमाणु से सहभागिता नहीं करता है, वो स्वतः मतलब पूर्णतः स्वयं होता है, वो किसी से और या टच या संपर्क में नहीं होता है। तो ऐसे जो मान लीजिए बात की जाएगी तो ये सरल घनीय में परमाणु की संख्या हम लोग निकालते हैं, कितनी निकाले 1, और प्लस जो ये 1 होगा यहाँ पर, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1। अगर काय केंद्रित घनीय जालक हमारा होगा तो वहां पर Z बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, Z बराबर 2 हो जाएगा। अगर इस कंडीशन के बाद में तीसरी बात करें, हम लोग पढ़े फलक केंद्रित घनीय जालक। यदि फलक केंद्रित घनीय जालक की बात की जाए तो फलक केंद्रित घनीय जालक में हम लोग पढ़े कि जो इसमें अवयवीकरण होते हैं, अवयवीकरण मतलब हमारा परमाणु अणु या आयन हो सकता है। तो जो परमाणु या अणु या आयन होंगे वो हमारे घन के कोरों के अतिरिक्त जो फलक होता है फलक में भी स्थित होते हैं। तो जैसे ये हमारा फलक है तो जो अवयवीकरण क्या होंगे, फलक में स्थित होंगे। और क्या अब जानते हैं कि जो फलक में स्थित परमाणु होता है वो एक दूसरे से मतलब 1/2 अर्थात 2 लोगों से जुड़ा होता है, वह अध्याधिष्ठ होता है। तो जो ऐसे अध्याधिष्ठ मतलब होता है, तो जो ऐसे मतलब क्रिस्टल या जालक के लिए संकुलन क्षमता निकालना होगा या Z या परमाणु की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्रिस्टल या घनीय जालक में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और प्रत्येक जो फलक में स्थित परमाणु की सहभागिता कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या निकाली जाए तो 2 एकम 2 2 6, अर्थात यहाँ पर 1 और प्लस 3 टोटल कितने परमाणु होंगे 4। तो जो ऐसे वहां पर Z बराबर कितना निकाला जाएगा 4। तो जो बात किया जाएगा ये हमारा फलक केंद्रित घनीय जालक होगा तो वहां पर Z बराबर कितना होगा 4, अर्थात परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 4 होगी। उसके बाद देखते हैं कि लिखा गया कि घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। तो हम जानते हैं कि यदि कोई घनाभ है तो घनाभ का आयतन निकालते हैं, क्या होता है ये क्यूब होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं या समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद देखते हैं लिखते हैं कि एकक कोष्टिका का घनत्व निकालना है हम लोगों को। बाद जो मेरा टॉपिक है कि एकक कोष्टिका का क्या ज्ञात करना है, हमको घनत्व ज्ञात करना है। घनत्व मान लीजिए D हमको यहाँ पर लिख लिया गया, डेंसिटी किया तो को हम डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी परमाणु का घनत्व निकालने के लिए क्या होता है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। तो ये कोई कोष्टिका लिया गया है तो इस कोष्टिका का कितना भार है और इसका मतलब भार और आयतन ज्ञात हो जाए, मतलब इसका क्षेत्रफल या आयतन कितना है और कितना इसका भार है।
ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 मान लिए। अब जानते हैं चूंकि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे कि प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या अर्थात Z कितने उसमें परमाणु है वो निकाला जाएगा और गुणे एक परमाणु का भार। जैसे कोई परमाणु लिया गया तो उस परमाणु का भार कितना है, जैसे मान लिया गया NaCl लिया गया, क्लोरीन लिया गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी परमाणु लिया गया है तो उसका भार कितना है और प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। अर्थात हम निकालेंगे आगे Z गुणे स्मॉल एम, Z गुणे स्मॉल एम। इसको समीकरण कितना मान लिया गया, थर्ड। यह समीकरण हमारा कौन सा बना, थर्ड। अब हम जानते हैं अतः एक तत्व का परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है। अब परमाणु भार हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, तो एक तत्व का परमाणु भार स्मॉल एम, जो यहाँ पर स्मॉल एम लिखा गया है, इस स्मॉल एम को कैसे डिनोट करेंगे, तो स्मॉल एम बराबर परमाणु भार बटते आवागाद्रो संख्या। ये आवागाद्रो संख्या की बात की जाए तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है 6.032 × 10 की पावर 23। इसका वैल्यू जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो परमाणु भार को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, बटे आवागाद्रो संख्या को क्या लिख दिया गया, Na। तो इसको Na का मतलब नहीं है, इसको कहीं इस तरह से भी लिखते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं, कहीं स्मॉल ए लिखते हैं, तो इसमें से डिस्टर्ब होने की कोई दिक्कत नहीं है। अब स्मॉल एम का मान तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इस स्मॉल एम का मान समीकरण यहाँ रखेंगे, थर्ड में रख देंगे। तो स्मॉल एम का मान जो निकाला गया है समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो एकक कोष्ठिका का हमको क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या निकाला जाएगा, Z गुणे स्मॉल एम, यहाँ पर जो निकाला गया कैपिटल एम बटे Na। तो कैपिटल एम बटे Na प्राप्त हो गया। ये हमको क्या हो गया, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं क्या समीकरण सेकंड की देखते हैं। तो हमको क्या निकलना था, D घनत्व ज्ञात करना था। तो घनत्व के लिए हम लिखे थे कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान तो हम लोग यहां से ज्ञात कर लिए कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होगा, Z इंटू कैपिटल एम बटे Na। और एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हम लोग पहले लिख चुके हैं कि यह क्या होता है, ये Q। तो D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या निकाले, Z इंटू कैपिटल एम बटे Na बटे ये Q। तो यहां पर इसका मान ली मल्टीप्लाई करें तो Z इंटू कितना हो जाएगा, M बटे, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A क्यूब इंटू Na। तो D बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू एम बटे A क्यूब इंटू Na। ये हमारा क्या यहाँ पर घनत्व प्राप्त होगा, तत्व घने क्रिस्टल जानक का घनत्व प्राप्त होगा। अर्थात इस सूत्र से हम किसी परमाणु का क्या कर सकते हैं, घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर Z हमारा क्या है, Z हमारा एकक कोष्ठिका पर परमाणु की संख्या है, यम उसका अणुभार होगा। यम यहां पर जो दिया दिखाई दे रहा है कैपिटल यम क्या है, अणु भार है, ठीक है। अब जैसे कोई तत्व लिया जाए NaCl, तो NaCl का अणुभार होता है 35.5। तो ऐसे जो तत्व का जो Z होगा वो क्या होगा, कैपिटल एम है, अणुभार है, ये उसका क्या है, घर क्रिस्टल घन का आयतन है, और Na क्या हमारा आवागाद्रो संख्या। तो इस प्रकार से जैसे देखते हैं कि हम किसी घनीय जालक के घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, उसका Z भी ज्ञात कर सकते हैं। Z क्या वैल्यू यहाँ पर दी गई है, Z क्या है कि प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं, यम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, और किसी उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, और Na आवागाद्रो संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इस सूत्र पर एक हम लोग उदाहरण देखते हैं। देखिए, तो जैसे हम यहाँ पर एकक कोष्ठिका के घनत्व के बारे में निकाला कि घनत्व निकाल सकते हैं कि Z बराबर D बराबर Z इंटू एम बटे A क्यूब इंटू Na। तो आइए हम देखते हैं कि एक उदाहरण लिखते हैं कि कैसे इस प्रकार या इस सूत्र पर कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि लिखा है KVR पोटेशियम ब्रोमाइड का घनत्व दिया है। पोटेशियम ब्रोमाइड का घनत्व दिया है 2.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी मात्रक कोशिका के किनारों की लंबाई, यानी मात्रक कोशिका के किनारों की लंबाई यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, जिससे ये इस बात मात्रक कोष्ठिका बनाया गया। इस मात्रक कोष्ठिका मान लीजिए, तो इस मात्रक कोष्ठिका मतलब जो ये लंबाई है, ये लंबाई आपको क्या है दे रखा है, कितना 554 पिकोमीटर है। अब सिद्ध कीजिए कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड की संरचना है वो हमारा कैसा है, फलक केंद्रित है। अर्थात ये संरचना की बात की गई है, इस तरह की संरचना है कि जो हमारे सारे परमाणु है वो कहाँ से है, वो फलक से रिलेटेड है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना को हमको सिद्ध करने के लिए हमारा सवाल कह रहा है।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो बात किया फलक केंद्रित के लिए, तो हम जाने पहले ही निकाल लिए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाला गया है कि फलक केंद्रित में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। अर्थात फलक केंद्रित के लिए Z का मान कितना हो जाएगा हमारा, 4। ठीक है, तो कि हम जानते हैं कि फलक केंद्र में जो हमारा परमाणु होता है वो घन के कोणों के अतिरिक्त सभी फलकों में स्थित होता है, और जो फलक पे परमाणु स्थित होते हैं उसकी सहभागिता कितनी होती है, 1/8। मतलब नहीं, जो कॉर्नर पर होते हैं उसकी सहभागिता कितनी होती है, 1/8, तथा जो फलक में स्थित होते हैं परमाणु की सहभागिता कितनी होती है, 1/2। तो अर्थात कितने परमाणु हैं हमारे, कॉर्नर हैं 8, तो 8 पर कॉर्नर पर स्थित परमाणु की संख्या बटे 1/8 प्लस 6 फलकों में स्थित परमाणु की संख्या इंटू 1/2, क्योंकि जो फलक में परमाणु उसकी सहभागिता कितनी है, 1/2। तो 8 8 के 2 1 2 2 6। तो इस प्रकार जो Z का मान आया है यहाँ पर कितना लिख दिया गया है, 4। तो किसके लिए, FCC मतलब फलक केंद्रित, या मतलब फलक केंद्रित सेंट्रल या फलक केंद्रित घनीय की जालक की बात कर रहा है। जो B बराबर लिखा है यहाँ पर आयतन की बात करता है, तो जो घनीय जालक की आयतन होगा क्या होता है, V, ये क्यूब होता है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि पोटेशियम ब्रोमाइड का अणुभार। तो जानते हैं कि पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 39, तथा ब्रोमाइड का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 80। तो टोटल हमारा कितना होगा, 119। अब उसके बाद देखते हैं अन्य यहाँ पर बात किया जाए, तो यहाँ पर देखिए सोडियम मत समझना, यहाँ पर लिखिए कैपिटल ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये अवागाद्रो संख्या का जो मान होता है वो 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल है। अब उसके बाद जो हमारी यहाँ पर वैल्यू दी गई है, या कॉर्नर की लंबाई या कोन की लंबाई है, तो ये बराबर कितना है, 554 पिकोमीटर है, 654 पिकोमीटर है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 654 × 10⁻−10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 10 हो, इसको यहाँ पर 2 दशमलव बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से 2 घात क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो 6.54 × 10⁻−8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम सूत्र में देखते हैं कि हमको क्या करना है, Z। तो हमको Z पता है और M भी पता है, और A क्यूब का मान भी पता है, मतलब A का भी मान पता है और Na का भी मान पता है। तो इस सूत्र में सारी वैल्यू को क्या करते हैं, हम पुटअप करते हैं। तो D बराबर हमारा देखते हैं Z का मान कितना है, 4। M का मान कितना निकाला गया, यहाँ जो ये कैपिटल M का मान ही हमारा है अणुभार, तो 100 कितना हो गया, 19 बटे ये क्यूब का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6.54 × 10⁻⁻8 के क्यूब हो जाएगा, इनटू कितना है हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका कितना मान का अवगाद्रो नंबर की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23, जिसके पावर कितना जाएगा, 23 प्रति कूलाम हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम सब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम घनीय जालक की संकुलन क्षमता को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻19। अब यहाँ देखते हैं जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो घात की बात की जाएगी तो 8 × 24, यानी टोटल घात इसके 10⁻24 हो जाएगा, और इसके 10 के पावर कितना घात है हमारा, 23 घात है, 10 के पावर 23 घात। तो एक घात यहाँ पर बचेगा माइनस में, तो उस घात को हम ऊपर ले जाकर क्या लिख देते हैं, 10 से गुणा करवा देते हैं। और जो नीचे वैल्यू हमारी बचेगी 6.54 का क्यूब, 54 का क्यूब, 6.54 का क्यूब इंटू 6.022। अब इस पर आते, अब इसका क्यूब कर लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, वो उसके बाद इसको क्या कर देंगे, बटा कर देंगे। तो भाग करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो 2.855 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, या डी का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 2.855। यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका घनत्व ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी संरचना का या कोई जो संरचना लिया गया है उसमें उपस्थित परमाणु का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।